नमस्कार दोस्तों, मैं हूं विकास डाका और आज की वीडियो में हम बात करेंगे 5 तरह की रिट्स के बारे में। हमारे संविधान का जो पार्ट 3 है, आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 तक, उसमें बात की गई है फंडामेंटल राइट्स की, यानी मौलिक अधिकारों की। तो इस तरह से इस पार्ट 3 ने हमें फंडामेंटल राइट्स तो दे दिए हैं, लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी बाकी रह जाता है। वो ये कि अगर हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन हुआ, यानी उल्लंघन हुआ, तो फिर हम हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसका जवाब भी दिया गया है इस फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट 3 के ही एक आर्टिकल में, यानी आर्टिकल 32 में। आर्टिकल 32 की इंटरप्रिटेशन हम दो अलग अलग तरीकों से कर सकते हैं। एक तरफ तो आर्टिकल 32 हमें यह अधिकार देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होने पर हम इनके प्रोटेक्शन के लिए सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ यह आर्टिकल सुप्रीम कोर्ट को यह अधिकार देता है कि हमारे फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन या उल्लंघन होने पर सुप्रीम कोर्ट 5 तरह की रिट्स जारी कर सकता है। किस पर्पस के लिए? फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। अगर हम बात करें इस रिट वर्ड की, तो रिट का मतलब होता है ए फॉर्मल रिटन ऑर्डर, यानी एक लिखित आदेश। और बात जब कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड रिट की हो, तो फिर इसका मतलब हो जाता है हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी एक लिखित आदेश। हमारे संविधान में कुल 5 तरह की रिट्स का वर्णन किया गया है आर्टिकल 32 में। रिट्स वाला यह आर्टिकल 32 कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हमारे संविधान के निर्माता भीमराव अंबेडकर ने इस आर्टिकल 32 को संविधान का हार्ट और सोल, यानी हृदय और आत्मा दोनों ही कहा है। जिस तरह आर्टिकल 32 में इन 5 रिट्स को जारी करने की शक्ति है सुप्रीम कोर्ट के पास, बिल्कुल वही शक्ति है आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के पास। हालांकि फिर भी आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 इन दोनों में 2 मेजर डिफरेंसेस जरूर हैं। पहला डिफरेंस तो ये कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जो रिट्स जारी करता है, वह जारी करता है सिर्फ और सिर्फ फंडामेंटल राइट्स के प्रोटेक्शन के लिए, जबकि आर्टिकल 226 के अंडर में हाई कोर्ट्स जो रिट्स जारी करता है, वह फंडामेंटल राइट्स के अलावा किसी दूसरे पर्पस के लिए भी हो सकती हैं। दूसरा जो डिफरेंस है वो ये है कि जो आर्टिकल 32 है वह फंडामेंटल राइट्स वाले पार्ट में ही वर्णित है। मतलब कि आर्टिकल 32 एक फंडामेंटल राइट है, जबकि जो आर्टिकल 226 है वह कोई फंडामेंटल राइट नहीं है। तो आइए अब बात करते हैं इन 5 तरह की रिट्स के बारे में, बिल्कुल ही आसान भाषा में। सबसे पहले बारी आती है हैबिस कॉर्पस, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट की। हैबिस कॉर्पस का मतलब होता है टू हैव द बॉडी, मतलब किसी व्यक्ति को वापस लाना या प्रस्तुत करना। इस रिट की जरूरत तभी पड़ती है जब किसी व्यक्ति को इलीगल तरीके से डिटेन या अरेस्ट कर लिया गया हो, यानी गैर कानूनी तरीके से बंधक बना लिया गया हो या गिरफ्तार कर लिया गया हो। तो ऐसा होने पर उसका वकील या फिर उस व्यक्ति के रिश्तेदार हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में हैबिस कॉर्पस के लिए आवेदन कर सकते हैं। ऐसा होने पर कोर्ट उस व्यक्ति के डिटेंशन या अरेस्ट की लीगैलिटी, यानी वैधता की जांच करेगा। और अगर कोर्ट को लगता है कि डिटेंशन या हिरासत इलीगल है, तो कोर्ट उस व्यक्ति को तुरंत प्रभाव से रिलीज कर देगा। जहां तक एग्जाम्पल का सवाल है इस रिट के, तो इसका एक एग्जाम्पल यह हो सकता है कि मान लीजिए पुलिस ने मेरे को अरेस्ट कर लिया बिना कोई कागजी कार्रवाई के, बिल्कुल गैर कानूनी तरीके से। ऐसे में मैं या मेरे रिलेटिव या मेरा वकील आवेदन कर सकते हैं हैबिस कॉर्पस की रिट के लिए। और ऐसा होने पर कोर्ट जो है वह इस बात की जांच करेगा कि क्या पुलिस के पास कोई कानूनी आधार था अरेस्ट करने का। और जब कोर्ट यह पाएगा कि अरेस्ट जो है वह इलीगल तरीके से किया गया है, तो फिर कोर्ट मेरे को रिलीज कर देगा तुरंत प्रभाव से ही।
लेकिन आपको यहां पर यह ध्यान रखना है कि अगर पुलिस ने लीगल तरीके से किसी को अरेस्ट किया है तो वहां पर इस रिट का कोई भी यूज नहीं है। अब बात करते हैं कि हम इस रिट को ध्यान में कैसे रखें। आप इस हैबिस कॉर्पस वर्ड को ध्यान से देखिए, इसकी शुरुआत हो रही है एच से और बिल्कुल इसी तरह से इसका जो मीनिंग है टू हैव द बॉडी, इसमें भी एच आ रहा है। तो इस डबल एच से हम आसानी से ध्यान में रख पाएंगे हैबिस कॉर्पस का मीनिंग। इसी तरह से हिंदी के पर्पस के लिए भी जो टू हैव द बॉडी है, इसमें जो बॉडी का ब है उसको हम रिलेट कर देंगे बंधी प्रत्यक्षीकरण का जो पहला अक्षर है ब, उसी से। अब बारी है मैंडमस की यानी परमादेश की। इसका मतलब होता है वी कमांड, मतलब हम आदेश देते हैं। हमसे यहां मतलब है कोर्ट। इस रिट की जरूरत हमें उस समय पड़ती है जब कोई पब्लिक अथॉरिटी अपनी कोई पब्लिक ड्यूटी पूरी नहीं कर रही हो। ऐसे में हम कोर्ट जाकर यह रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि कोर्ट उस पब्लिक अथॉरिटी को आदेश दे कि वह अपनी पब्लिक ड्यूटी को पूरी करे। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आरपीएससी यानी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन ने एक एग्जाम कंडक्ट करवाई बहुत सारे स्टूडेंट्स की, लेकिन उसमें रिजर्वेशन जो है वह नियमों के मुताबिक नहीं दिया। तो ऐसे में स्टूडेंट्स जो हैं वो कोर्ट जा सकते हैं कि कोर्ट क्या करे, मैंडेमस जारी करके आरपीएससी को यह डायरेक्शन दे कि एग्जाम में रिजर्वेशन नियमों के मुताबिक लागू कर दिया जाए, क्योंकि रिजर्वेशन लागू करना किसकी पब्लिक ड्यूटी है, आरपीएससी की पब्लिक ड्यूटी है। अब बात आती है कि इस रिट को आप ध्यान में कैसे रखें। आप जो मैंडेमस के पहले 4 वर्ड्स हैं उन पर फोकस कीजिए। ये 4 वर्ड हैं एम, ए, एन और डी, और कमांड के एंड में भी यही 4 वर्ड्स आ रहे हैं। तो इस तरह से मैंडेमस का वर्ड देखते ही आपको ध्यान में आ जाएगा कमांड का वर्ड। और कमांड का मतलब क्या होता है, कमांड का मतलब होता है ऑर्डर। इसी तरह से हिंदी का जो वर्ड है परमादेश, उसका संधि विच्छेद करने पर यह होगा परम प्लस आदेश। तो यहां तो परमादेश में सीधे सीधे ही आदेश वर्ड छुपा हुआ है। अगली जो रिट है वो है प्रोहिबिशन यानी टू फॉरबिड, मतलब कि मना करना या रोकना। यह रिट उस समय काम में आती है जब हमारे को यह लग रहा हो कि किसी लोअर कोर्ट में केस की सुनवाई इलीगल तरीके से चल रही है। तो ऐसे में हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाकर प्रोहिबिशन की रिट जारी करवाकर केस की सुनवाई को रुकवा सकते हैं, बिल्कुल बीच में ही। अब आप सोच रहे होंगे कि इलीगल तरीके से सुनवाई करने का क्या मतलब हुआ। तो इससे मतलब मुख्यतया 4 तरह की सर्कमस्टांसेस से है। फर्स्टली एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, सेकेंडली लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, thirdly unconstitutional jurisdiction, and fourthly and lastly against the principles of natural justice। कहने का मतलब ये कि या तो लोअर कोर्ट ने अपने अधिकार क्षेत्र का अतिक्रमण किया हो, या फिर केस उसके अधिकार क्षेत्र में हो ही ना, और या फिर उसका जो अधिकार क्षेत्र हो वो असंवैधानिक हो, या फिर केस की जो सुनवाई हो वह प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विरुद्ध हो। तो इन 4 परिस्थितियों में हम जो है इस रिट का बेनिफिट ले सकते हैं और केस की सुनवाई को बीच में ही रुकवा सकते हैं। इसका एग्जाम्पल यह हो सकता है कि मान लीजिए कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज हूं किसी कोर्ट में, और कोर्ट की ही एक महिला कर्मचारी ने मेरे ऊपर छेड़छाड़ का आरोप लगा दिया। उसके बाद में इस केस की सुनवाई मैंने खुद ने ही स्टार्ट कर दी। तो ऐसे में वो जो विक्टिम महिला है वो हाई कोर्ट जा सकती है मेरे अगेंस्ट और इस सुनवाई को बीच में ही रुकवा सकती है। क्यों? क्योंकि इस सुनवाई में नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल्स का उल्लंघन हो रहा है, बिल्कुल सीधे सीधे। क्योंकि नेचुरल जस्टिस का सबसे बड़ा सिद्धांत यही होता है कि कोई भी व्यक्ति अपने खुद के केस की सुनवाई खुद ही नहीं कर सकता। इसलिए इस एग्जाम्पल में क्या होगा, जो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट है वो प्रोहिबिशन की रिट जारी कर देगा और इस केस की सुनवाई को बीच में ही रोक देगा। अब बात करते हैं कि इस रिट को ध्यान में कैसे रखा जाए।
इस रिट को ध्यान में रखना तो है बहुत ही आसान, क्योंकि आपको बस प्रोहिबिशन का मीनिंग ध्यान में रखना है। प्रोहिबिशन का हिंदी में मीनिंग क्या होता है? रोकना। तो बस प्रोहिबिशन रिट का मतलब हो गया सुनवाई से रोकना। किसको? लोअर कोर्ट को। यहां पर एक और जो जरूरी बात है जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है वो ये है कि ये प्रोहिबिशन की जो रिट होती है वो जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही जारी की जा सकती है। अब यहां पर जुडिशियल अथॉरिटी का क्या मतलब होता है ये तो आप जानते ही हैं, जैसे कोर्ट हो गया, जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया, आदि आदि। लेकिन जो क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी है उसका मतलब ये होता है कि वो अथॉरिटी असल में जज नहीं है लेकिन जज की तरह ही काम जरूर कर रही है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल में कोई आईएएस ऑफिसर सर्विस से रिलेटेड मैटर्स की सुनवाई कर रहा है तो उसे क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी कहा जाएगा, क्योंकि वो जुडिशियल अथॉरिटी की तरह काम तो कर रहा है लेकिन असल में जुडिशियल अथॉरिटी है नहीं। अब बारी आती है सर्सियोरे राय की। इसका मतलब होता है टू सर्टिफाई, यानी प्रमाणित करना। यहां पर यह बात आप ध्यान में रखिए कि ये जो दो रिट्स हैं, पिछली वाली प्रोहिबिशन और ये सर्सियोरे राय, ये दोनों ही आपस में रिलेटेड हैं पूरी तरह से, क्योंकि इन दोनों में केवल एक ही बेसिक डिफरेंस है और वो बेसिक डिफरेंस ये है कि जो प्रोहिबिशन की रिट है वो किसी लोअर कोर्ट का जजमेंट आने से पहले काम में आती है, मतलब किसी केस की सुनवाई रुकवाने में काम में आती है, जबकि जो सर्सियोरे राय की रिट है वो कोर्ट का जजमेंट आने के बाद में काम में आती है, मतलब उस कोर्ट के जजमेंट को क्वेश्चन करने या जजमेंट को निरस्त करने के काम में आती है। सर्सियोरे राय की जरूरत हमें उस समय पड़ती है जब हमें यह लगता है कि किसी लोअर कोर्ट ने कोई इलीगल जजमेंट दिया हो। इलीगल जजमेंट के 4 पॉइंट्स बिल्कुल वो के वो हैं जो हमने स्टडी किए थे प्रोहिबिशन वाली रिट में, जैसे कि एक्सेस ऑफ जुरिस्डिक्शन, लैक ऑफ जुरिस्डिक्शन, या फिर अनकॉन्स्टिट्यूशनल जुरिस्डिक्शन, या फिर अगेंस्ट द प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस। ऐसा होने पर हम हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं और लोअर कोर्ट के इस तरह के जजमेंट को क्वेश यानी निरस्त करवा सकते हैं। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि यह रिट भी बिल्कुल प्रोहिबिशन की तरह ही है। तो इसलिए इसमें जो एग्जाम्पल काम में आएगा वो भी प्रोहिबिशन वाला ही आएगा। तो फिर से मान लीजिए कि मैं एक डिस्ट्रिक्ट जज हूं और मेरे कोर्ट परिसर में काम करने वाली एक महिला कर्मचारी ने ही मेरे ऊपर आरोप लगा दिए छेड़छाड़ के, और उसके बाद में मैंने क्या किया, मैंने खुद ही उस केस की सुनवाई स्टार्ट कर दी और उसके बाद में मैंने जजमेंट भी प्रोनाउंस कर दिया। तो जो जजमेंट प्रोनाउंस हुआ है उसको चैलेंज करने के लिए, उसको इलीगल डिक्लेयर करवाने के लिए उस महिला को सहारा लेना पड़ेगा इस सर्सियोरे राय की रिट का। इस रिट के लिए वो आवेदन करेगी हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट जजमेंट की लीगलिटी की जांच करेगा। जाहिर सी बात है कि जांच में तो यही पता लगेगा कि मैंने मेरे खुद के केस की सुनवाई खुद ही कर ली है, तो इस तरह से मेरे डिसीजन को क्वेश कर दिया जाएगा यानी निरस्त कर दिया जाएगा। इस रिट को ध्यान में रखना तो है बहुत ही आसान। इसके पहले जो 5 वर्ड है CERTI वो बिल्कुल सेम है इसका जो मीनिंग है टू सर्टिफाई उससे। तो इसलिए इस रिट को आपको ऐसे ध्यान में रखना है कि इस रिट के द्वारा हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या तो लोअर कोर्ट के जजमेंट को सर्टिफाई कर देते हैं या फिर निरस्त कर देते हैं। प्रोहिबिशन की तरह ही यह रिट भी जुडिशियल और क्वासी जुडिशियल अथॉरिटी के अगेंस्ट ही जारी की जाती है। तो इस तरह से यहां पर आप देख सकते हैं कि प्रोहिबिशन और सर्सियोरे राय ये दोनों ही रिट्स एक दूसरे से पूरी तरह से रिलेटेड हैं। बस एक ही बड़ा फर्क है कि प्रोहिबिशन काम में आती है जजमेंट से पहले यानी सुनवाई के दौरान, सुनवाई को रुकवाने के लिए, और सर्सियोरे राय काम में आती है जजमेंट या डिसीजन होने के बाद में उसको क्वेश यानी निरस्त करवाने के लिए। अब बारी है 5वीं और अंतिम रिट की, जो कि है को वारंटो यानी अधिकार परीक्षा। इसका मतलब होता है बाई वोट अथॉरिटी। यह हमारे उस समय काम में आती है जब हमें किसी सरकारी अधिकारी पर डाउट हो रहा हो
कि वह जिस पब्लिक ऑफिस या फिर जिस पब्लिक पोस्ट पर बैठा है, असल में उस पोस्ट पर बैठने का उसको कोई अधिकार है ही नहीं। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति गलत तरीके से किसी पब्लिक पोस्ट को ऑक्यूपाई करता है तो ऐसे में उसे उस पब्लिक पोस्ट से हटाने के लिए काम में आती है को वारंटो। इस रिट के लिए जब हम कोर्ट जाएंगे तो फिर कोर्ट उस अधिकारी से यह पूछेगा कि आपके पास क्या अथॉरिटी है, यानी क्या अधिकार है इस पोस्ट पर बैठने का। और अगर वह अधिकारी कोर्ट को सेटिस्फाई नहीं कर पाया अपने जवाब से तो फिर उसको उस पोस्ट से हटा दिया जाएगा। को वारंटो को ध्यान में रखने का जो सबसे आसान तरीका है वो ये है कि को वारंटो का जो पहला वर्ड है को, उसको आप क्यों मान लीजिए, हिंदी वाला क्यों। तो इस तरीके से को वारंटो का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि कोर्ट यहां पर यह पूछता है कि आप इस पोस्ट पर क्यों हो, मतलब किस अथॉरिटी से हो या किस अधिकार से हो। तो इस तरीके से आप इस रिट को बहुत ही आसानी से ध्यान में रख सकते हैं। तो अब यहां पर हमारी जो पांचों की पांचों रिट्स थी वो हो गई हैं कंप्लीट। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको यह वीडियो बहुत ही उपयोगी और सार्थक लगा होगा। अगर आपको इंडियन पॉलिटी यानी भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित किसी भी दिलचस्प टॉपिक से रिलेटेड कोई भी रोचक जानकारी चाहिए तो फिर आपको करना होगा एक छोटा सा काम। आपको सीधे जाना होगा मेरे YouTube चैनल एडवोकेट विकास डाका पर और वहां जाते ही क्लिक करना होगा इस प्लेलिस्ट पर जो कि आप अभी देख रहे हैं अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।